हेलो दोस्तों, स्टडी विद जेम्स में आपका स्वागत है। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इन 16 महाजनपदों को पढ़ने से पहले हम उनके इतिहास को जान लेते हैं। उसके बाद यह जो है आप कनेक्ट कर पाएंगे कि कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैदिक काल के समय जो मनुष्य थे वह क्या करते थे कि खानाबदोश की तरह रहते थे, यानी वह एक स्थान पर स्थित नहीं रहते थे। वह टहलते रहते थे और जहाँ भी उनको शिकार मिलता था वहाँ पर उनका शिकार करके वह अपना जीवन यापन करते थे। यानी वह एक स्थान पर निवास नहीं करते थे, बल्कि आगे बढ़ते रहते थे। जहाँ उनको खाना मिलता था वहाँ खा के फिर वह आगे ऐसे बढ़ते रहते थे। इस तरह उनका जो है समय ऐसे धीरे धीरे चलता रहा और वैदिक पीरियड के अंत तक इन्होंने जो है एक जगह धीरे धीरे रुकना स्टार्ट कर दिया। यानी जब वह किसी ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर फसलें होने लगी या पानी की अच्छी व्यवस्था थी, तो वह वहाँ पर धीरे धीरे रुकने लगे। इसी तरह क्या हुआ कि जो मनुष्य थे वह धीरे धीरे जब इकट्ठा होने लगे तो उनके समूह को जन कहा गया। क्या कहा गया? जन। और बाद में यही जन जो है छोटे छोटे कबीलों के रूप में विकसित हुए। यानी पहले एक कबीला यहाँ, फिर दूसरा कबीला यहाँ, ऐसे करके कुछ कुछ दूरी पर जो छोटे छोटे कबीले थे वह मिलकर एक समूह बनाते हैं जिसे जनपद कहा गया। क्या कहा गया? जनपद। और बाद में यही छोटे छोटे जनपद मिलकर एक बड़े से साम्राज्य का निर्माण करते हैं जिसे महाजनपद कहा गया। तो आशा करते हैं कि आपको इस महाजनपद के बारे में समझ में आया होगा कि महाजनपद होता क्या है। अब चलते हैं हम इनके इतिहास के बारे में देख लेते हैं कि महाजनपद में आखिर दिया गया। करा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में कई राज्य थे जो वैदिक युग के दौरान उभरे थे। यानी करा 6ठी शताब्दी के आसपास भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे जो बाद में एक बड़े राज्य के रूप में उभरे। इस अवधि में भारत गंगा के मैदान में धार्मिक और राजनीतिक विकास के साथ साथ सामाजिक आर्थिक विकास भी देखा गया। यानी इस समय के दौरान भारत का जो मैदान था उसमें धर्म के भी देखा गया और राजनीति को भी देखा गया। उसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास भी देखा गया। यानी उस समय के जो व्यक्ति थे वह धर्म में भी विश्वास करते थे तथा छोटे छोटे समूह में रहते थे वो, तो उनका ये नेतृत्व करने वाला एक राजा था। यानी कि उस समय भी जो लोग थे वह एक नियमित प्रणाली पर जीते थे। उनको भी मार्गदर्शन करने वाला कोई व्यक्ति था जो उनका नेतृत्व करता था। उसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास भी देखा गया। सामाजिक विकास का तात्पर्य क्या हो गया कि वो लोग अपने समाज में उपस्थित सभी घटनाओं के बारे में जिक्र करते थे या उनसे क्या सीख मिलती थी वह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और आर्थिक विकास का तात्पर्य हो गया कि वो लोग व्यापार भी करते थे। यानी कि अपने अगले जो साम्राज्य थे या उनके पड़ोसी के जो देश थे उनसे वह लोग एक दूसरे से व्यापार भी करते थे जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत थी। इन अस्थायी बस्तियों ने जनपदों से महाजनपदों तक का विकास का नेतृत्व किया। हमने कहा था ना कि वह छोटे छोटे जो लोग थे बाद में मिलकर एक बड़े से जनपद का निर्माण किए। वही चीज़ कह रहा है कि यह जो अस्थायी बस्तियां थी यानी ये जो लोग रुके हुए थे इन्होंने बाद में जनपद का निर्माण किया और जनपद से फिर महाजनपद का निर्माण किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक प्रमुख राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग में स्थानांतरित हो गया। यानी जब 6ठी शताब्दी का अंत होने लगा तब तक क्या हुआ कि अभी तक ये लोग सिर्फ गंगा के पश्चिमी भाग में थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये क्या किए कि यह पूरब की तरफ बढ़ने लगे। यानी गंगा का जो पठारी इलाका था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे जहाँ पर इनको जो है खाने पीने के और साथी उपस्थित होने लगे। वहाँ की मिट्टी अच्छी होने की वजह से ये लोग धीरे धीरे वहाँ पर फसलें उगाने लगे, इसलिए धीरे धीरे और पूरब की तरफ बढ़ते गए जिसे वर्तमान में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में शामिल है। यानी वह उस समय जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। इस बदलाव का प्रमुख कारण बेहतर वर्षा और नदियों के साथ इस क्षेत्र की उपजाऊ भूमि तथा लौह उत्पादन केंद्रों से उनकी निकटता ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
यानी कि यह जो बदलाव हुआ उसका मेन कारण क्या था कि इस क्षेत्र में वर्षा अच्छी होती थी तथा नदियों की वजह से इस क्षेत्र में जो मिट्टी आती थी वह बहुत उपजाऊ होती थी। इसलिए ये लोग जो है धीरे धीरे पश्चिम से पूरब की तरफ स्थानांतरित होने लगे। बाद में यहाँ इनको जो है लोहे के भी साक्ष्य मिले। इससे वजह से इन लोगों को शिकार करने में या फिर जो है खेती करने के लिए हल वल बनाने में जो है बहुत ज़्यादा सक्षमता मिली। इसीलिए इन लोगों ने वहाँ पर जो है और आगे बढ़ने का प्रयास किया। इस तरह जो है यह सभी छोटे छोटे राज्य या छोटी छोटी बस्तियाँ मिलकर एक बड़े से राज्य का निर्माण करती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, महाजनपद कहते हैं। अब हम इन 16 महाजनपदों को और उनकी राजधानियों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे। पहला महाजनपद था अंग। करें इस महाजनपद का उल्लेख अथर्ववेद और महाभारत से मिलता है। यानी जो अंग महाजनपद था इसका हमें साक्ष्य कहाँ से मिलता है, अथर्ववेद से और महाभारत से। बिंबिसार के शासनकाल के दौरान इस पर मगध साम्राज्य ने कब्जा कर लिया था। यह वर्तमान में बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थित है। यानी कि जब मगध के राजा बिंबिसार हुए तो उन्होंने जो है इस पर कब्जा कर लिया। यह वर्तमान में पश्चिम बंगाल और बिहार में स्थित है। दूसरा महाजनपद हमारा आता है मगध। कौन सा? मगध। इसका संदर्भ अथर्ववेद में मिलता है जो बताता है कि मगध अर्ध ब्राह्मणीय स्थान था। यह वर्तमान में बिहार के अंग के करीब स्थित था जो चंपा नदी से अलग हुआ था। बाद में मगध जैन धर्म का केंद्र बन गया। इसके साथ ही राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन हुआ। पहले देखते हैं, कह रहा है कि इसका अथर्ववेद में क्या होता है, जिक्र मिलता है। यानी अथर्ववेद में जो है मगध साम्राज्य का जिक्र होता है जो बताता है कि मगध अर्ध ब्राह्मणवादी स्थान था। यानी इसमें जो है ब्राह्मण को भी प्रायिकता दी जाती थी। यानी इसमें ब्राह्मण जो थे वह भी अपने बात को रखते थे तथा राजा उनके अनुसार ही काम करता था। यह वर्तमान में बिहार के करीब स्थित है। कहाँ पर? बिहार के करीब, जो चंपा नदी से अलग हुआ था। दरअसल बात क्या है कि मगध में जो है 2-3 शासकों ने अच्छा कार्य किया, जैसे कि हर्यक वंश से बिम्बिसार हो गए, उनके पुत्र अजातशत्रु हो गए। तो इन लोगों ने मगध को विस्तृत बनाने का एक बहुत विस्तार लाया कि इन लोगों ने मगध इतना शक्तिशाली हुआ। तो इसमें हर्यक वंश का बहुत बड़ा मायने था, क्योंकि हर्यक वंश के जो दो शासक थे बिम्बिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु, उन्होंने अपनी विस्तार नीति पर बहुत प्रबल ढंग से काम किया। बाद में ये लोग जो है जैन धर्म धारण कर लेते हैं। इसलिए अजातशत्रु के समय पहली बार जो है प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन राजगिरी में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा कह रहा है काशी। यह वाराणसी के आसपास स्थित थी जो राजधानी भी थी। यानी काशी जो है उस समय राजधानी थी। ऐसा माना जाता था कि इस शहर का नाम मत्स्य पुराण में वर्णित वर्णा और 80 नदियों के नाम पर पड़ा। तो जो पुरानी परंपराएं हैं उनके अनुसार इसका नाम जो है मत्स्य पुराण में वर्णित वर्णा यानी वर्णा नदी से जो है इसका नाम वाराणसी पड़ा तथा 80 नदी के कारण इसका नाम काशी पड़ा। तो समझ में आ गया हो इतना, ऐसा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। चौथा है वत्स या वंश। यह महाजनपद शासन के राजतांत्रिक स्वरूप का पालन करता था। यानी यह ऐसा महाजनपद था जिसमें राजतंत्र का जो है प्रचलन था। इसका यानी जो राजा थे वह राजतंत्रात्मक राजा थे। यह राज्य 16 महाजनपदों में से एक था और इसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। तो वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। यह आर्थिक गतिविधियों के कारण एक महत्वपूर्ण शहर था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापार और व्यवसाय की दृष्टि से समृद्ध था। बुद्ध के उदय के बाद शासक उदयन ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म बना दिया। वत्स वर्तमान इलाहाबाद के पास स्थित है। करें जो यह वत्स नामक स्थान है, यह कहाँ है? वर्तमान में इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद में जहाँ पर अभी देखेंगे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के जस्ट थोड़ा सा आगे कौशाम्बी स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कौशल। कौशल यह उत्तर प्रदेश के आधुनिक अवध क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी अयोध्या थी। यानी कौशल आप लोगों ने सुना होगा ना कि सीता जी कौशल नरेश की पुत्री थी। तो यह कहाँ पर है?
अयोध्या के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है सौरसेन। इसकी राजधानी मथुरा थी। मेगस्थनीज के समय यह स्थान कृष्ण पूजा का केंद्र था। यानी इसकी राजधानी सौरसेन की कहाँ है? मथुरा थी। और मेगस्थनीज ने अपनी बुक के अनुसार बताया कि इस समय जो है कृष्ण भगवान की पूजा होती थी। इसके अलावा यहाँ बुद्ध के अनुयायियों का भी बोलबाला था। यानी सौरसेन में जो है कृष्ण भगवान और बुद्ध के जो है बहुत ज़्यादा लोग मानते थे। नेक्स्ट है पांचाल। इसकी राजधानी क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र के लिए अहिच्छत्र और कंपल थी। यानी इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी 2 राजधानियाँ थी ना। पांचाल की कितनी राजधानियाँ थी? जो उत्तर में जो है अहिच्छत्र तथा दक्षिण में जो है कंपल थी। यह वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है और बाद में यह राजशाही से बदलकर गणतंत्र बन गया। कहाँ पर है यह? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। और यह एक पहला राज्य है जिसमें पहले राजतंत्रात्मक शासन था, लेकिन बाद में यह क्या हो गया? गणतंत्रात्मक शासन में गया। यानी कि उसका जो है शासन अब राजा के अनुसार ना होकर बल्कि प्रजा के हाथों में दे दिया गया। नेक्स्ट है कुरु। इसकी राजधानी वर्तमान में मेरठ और हरियाणा में इंद्रप्रस्थ थी। यानी जो कुरु राज्य था इसकी राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ थी। कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र कथित तौर पर कुरु महाजनपद का स्थल था। बाद में यह शासन के गणतंत्र स्वरूप में स्थानांतरित हो गए। यानी यहाँ भी राजतंत्रात्मक शासन ही था। बाद में जो है यह महाजनपद से मिलकर क्या हो गया? गणतंत्रात्मक राज्य हो गया। यानी यहाँ भी प्रजातंत्र का रूप आ गया। नेक्स्ट है मत्स्य। यह कौरवों के दक्षिण में और पांचालों के पश्चिम में स्थित था। कहाँ? कौरवों के दक्षिण में तथा पांचालों के पश्चिम में। इसकी राजधानी विराटनगर में थी जो वर्तमान में जयपुर में स्थित है। यानी इसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर, जो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है? चेदी। इसका उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। चेदी साम्राज्य का उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से। और इसकी राजधानी सोतीवती थी। यह वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास स्थित है। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला है अवंती। अवंती बौद्ध धर्म के उत्थान की दृष्टि से अवंती बहुत महत्वपूर्ण था। यानी जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ उसमें अवंती का एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसकी राजधानी उज्जैनी या महेश्मती में स्थित थी। कहाँ पर? ये वही महेश्मती है जो आपने बाहुबली में सुना था। यह वर्तमान में मालवा और मध्य प्रदेश के आसपास स्थित है। नेक्स्ट है गांधार। इसकी राजधानी तक्षशिला में थी। अथर्ववेद में गांधार का उल्लेख उन लोगों के रूप में किया गया जो युद्ध कला में अत्यधिक प्रशिक्षित थे। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण था। तो अथर्ववेद में गांधार का उल्लेख उन लोगों के रूप में किया गया जो युद्ध कला में अत्यधिक प्रशिक्षित थे। यानी जो लोग युद्ध कला में बहुत निपुण थे, जिनको अच्छे से युद्ध करना आता था, उनकी तुलना जो है गांधार से की गई। और यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण था। यानी कि इसके जरिए ही जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट है कम्बोज। कम्बोज की राजधानी पुंछा थी। यह वर्तमान में कश्मीर और हिंदुकुश में स्थित है। विभिन्न साहित्यिक स्रोतों में उल्लेख है कि कम्बोज एक गणतंत्र था। यानी जो कम्बोज राज्य है वह क्या था? एक गणतंत्रात्मक राज्य था। यानी यहाँ पर एक प्रजातंत्र का शासन होता था। नेक्स्ट है अस्मयक या अशक। इस महाजनपद की राजधानी प्रतिष्ठान या पैटर्न में स्थित थी। अस्मयाका गोदावरी के तट पर स्थित था। 15वां देखते हैं वज्जी। इसकी राजधानी वैशाली थी। यह एक महत्वपूर्ण जनपद था। यहाँ रहने वाले प्रमुख जातियाँ लिच्छवी, वेदांत, क्षत्रिय तथा वज्जी थे। तो वज्जी में रहने वाली कौन कौन सी जातियाँ थी? लिच्छवी,
वेदांश, यात्रिक और वज्जी। अगला है मल्य। यह 16 महाजनपदों में से एक था। इसका उल्लेख महाभारत तथा बौद्ध व जैन ग्रंथों से मिलता है। किनसे? महाभारत और बौद्ध जैन ग्रंथ से।